नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज हम उस विंग की बात करेंगे जो हर मुश्किल समय में मोर्चा संभालती है। भारतीय संसद पर हमला हो तो वो मोर्चा संभालती है, अयोध्या में आतंकी हमला हो तो मोर्चा संभालती है, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के किसी कोने में इलेक्शन हो तो वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, बाढ़ जैसी आपदा आती है तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएससी की, और पीएससी में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडीजी आर के विश्वकर्मा जी। आर के विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात में। सर, आपसे पीएससी के बारे में अगर बात शुरू की जाए तो पीएससी हर जगह पर तैनात होती है, हर जगह मुश्किल जगह पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। वीवीआईपी प्रोग्राम हो, रैलियां हो, वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पीएससी की जो इमेज है या कहिए उनकी जो मेहनत है, वो जनता के बीच में एक इमेज नहीं बना पाती है। जनता उनको पुलिसिंग की तरह नहीं देखती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी पीएससी अगर आप देखें बहुत वाइड रोल है। जैसे आपने कहा इलेक्शंस में, ऐसा शायद ही कोई स्टेट हो यूपी का जिसमें इलेक्शंस होते हों और पीएससी का डिप्लॉयमेंट ना होता हो। गुजरात में, अभी कर्नाटका में था, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स में इलेक्शंस रहे हैं हमारी पीएससी गई हुई है। इसके साथ में एटीएस के कमांडोज आप देखिए सभी पीएससी के हैं, एसटीएफ के कमांडोज पीएससी के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में इतने लगे हुए हों, आपकी जितनी वाइटल इंस्टॉलेशन है लखनऊ में, विधानसभा और बाकी सारे इंस्टॉलेशन उसमें पीएससी के जवान हैं। जितनी एंटी राइट पुलिसिंग है का कॉम्पोनेंट है जो हमने ज़िलों में दिया हुआ है वो सभी हमारे पीएससी के जवान हैं। इसके साथ में सिविल पुलिस के साथ में रूटीन जितने त्यौहार होते हैं उन पर अगर आप देखेंगे तो उसमें पीएससी के जवान्स की ड्यूटी लगी रहती है। और ख़ासकर अभी देखिए, अभी हम लोग एसडीआरएफ रेस कर रहे हैं फ्लड्स का, जैसा आपने कहा, तो फ्लड में भी हमारी पीएससी की ड्यूटी लगती है। तीनों श्राइन्स पे पीएससी है, तो इतना मल्टीफेरियस रोल है कि हाँ, वो जो आप नाम की बात कर रहे हैं तो वो यूपी पुलिस का ही पार्ट है। यूपी पुलिस का जहाँ भी नाम होता है, अच्छा काम होता है, चूँकि पीएससी 99% यूपी पुलिस के साथ रहती है तो यूपी पुलिस का भी साथ ही उनका भी नाम होता है। सर, आपने तमाम, आप सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, आपने तमाम जगह पे काम किया है, कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेकिन पीएससी में जब आपने जिम्मेदारी संभाली, अगर क्योंकि आपने जब संभाली थी तब आपसे ये सवाल पूछे गए थे, क्या जिम्मेदारी थी आपकी और क्या चुनौती लेकर आप यहाँ आए थे? क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने जिन पर आपको काम करना था और कितना काम किया आपने? हमारा जो प्रदेश है अपने आप में, जैसे आप जानते हैं, ऑलमोस्ट 23 करोड़ लोग हैं हम लोग। 23 करोड़ का अपना चैलेंज है। और पीएससी अगर आज की डेट में आप देखें तो करीब 40,000 फोर्सेस है। 40,000 का एक सिंगल अम्ब्रेला में फोर्स का होना अपने आप में बहुत चैलेंज प्रोड्यूस करता है। खासकर जब कि लोगों का बैकग्राउंड ऐसा रहता है जो तमाम सारा रूरल परिवेश से आते हैं, भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो हम लोगों का पूरा फोकस रहता है कि ट्रेनिंग प्रॉपर हो, प्रोफेशनल तरीके से फोर्स वाले जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हों, डिफरेंट मल्टीफेरियस, वो ड्यूटी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपना इंजाम करें। आपको सरप्राइज़ होगा कि अभी हमारी फ्लड की ड्यूटी लगनी है और हमारे वही फ्लड वाले जो जवान हैं सारे के सारे ईद की तैयारियां कर रहे हैं और ईद की ड्यूटी उनकी लगी हुई है। तो वही जवान हमारे ईद करवाएंगे और जिस दिन ईद ख़त्म होगी उसके इमीडिएटली बाद वो आपको बहराइच में जगह जगह जो है वो बोट चलाते हुए मिलेंगे। तो इतनी मल्टीफेरियस ड्यूटीज़ में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग देने के माध्यम से हम लोग उनको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाएं। सर, आपने तमाम जगह पे गए भी होंगे, आपकी तमाम वाहिनी भी हैं। हम लोगों से जब मिलते होंगे, कर्मचारियों, कमांडेंट और तमाम उन अधिकारियों से जो वाहिनी चलाते हैं, तमाम वाहिनियाँ हैं आप लोगों की पीएससी की, क्या समस्या आपके सामने लोग लेके आते हैं? जो कॉमन समस्या है वो बताइए। जो यहाँ तक कर्मचारी हैं वो एक चीज़ तो हमेशा कहते हैं कि सर हम ओवर टैक्स रहते हैं। 365 दिन में ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 5-7 दिन छोड़ के अदरवाइज़ हमेशा हम ड्यूटी ही करते रहते हैं, और ख़ासकर फेस्टिवल्स में कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो ड्यूटियाँ तो बहुत टफ हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जिस दिन ईद होगी उसके अगले दिन आपको तमाम सारी रिवर में फ्लड की प्रिपरेशन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मिलेंगे। तो ये चीज़ तो है अपने आप में, क्योंकि 25 करोड़ के प्रोपोर्शन में अगर आप 40,000 देखें तो बहुत ही कम है, मिनिस्क्यूल है। किसी अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इवन नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए, हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रदेश की इतनी ज़्यादा है कि फोर्सेस की हमेशा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और फोर्सेस का जो किटी है वो लिमिटेड रहता है, तो उसमें इनकी ओवर टैक्सिंग होती है। तो ये को कहते हैं। बाकी तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अभी हाल में काफ़ी पैसा रिलीज़ किया हुआ है जिसमें बहुत सारे बटालियंस में बैरक्स हैं, इनके लिए रेजिडेंसेज हैं, रिक्रिएशन रूम है, टॉयलेट्स है, बेडिंग फैसिलिटीज़ है, वो सारी फैसिलिटी
फैसिलिटी जो हमारी एक वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं वो सारी बटालियंस में कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है। तो जहाँ कई जगहों पर तो पुरानी बटालियंस हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी अच्छा है, स्तर है, कंप्लीट है, और कुछ जो नई बटालियंस रेज हुई हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करके, गवर्नमेंट ने पैसे भी दिया है जिससे कि जल्दी से जल्दी जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं वो हो जाए। अभी हमारा एसडीआरएफ, अगर आप जाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट के पास में ही बिल्कुल, तो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन बन रही है, रात दिन काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, जिससे कि हम 1-1.5 महीने के अंदर एसडीआरएफ की जो कंपनीज रेज हुई उनको उनकी पोजीशन पर पहुंचा। सर आपने एक बात बताई कि ओवर टायरिंग हो जाता है, जो समस्या आती है, सर ये समस्या सभी जगह है, पुलिसिंग में ही सबसे ज़्यादा ये इस तरीके की दिक्कत है। तमाम लोग ओवर टाइम करते हैं, बल्कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है उन लोगों की, तमाम प्रेशर है, तमाम चीज़ें हैं। और जो कमी है पुलिस विभाग की, वो पुलिस विभाग में है, क्योंकि आप सीनियर आईपीएस हैं, आप तमाम आईजीएलओ रहे, तो ये तमाम सवाल आपसे पूछे जाते थे, भाई पुलिस विभाग में कमी है। सर ऐसी कमी पीएससी में भी है, बेरोजगारी चरम पे है, क्या भर्तियों के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती, या क्या वजह होती है कि भर्तियां आके रुक जाती हैं? अभी हमारे पास 4,500 नए अभी जो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने किया है, इसमें 4,500 लड़कों का मेडिकल चल रहा है डिफरेंट बटालियंस में। तो ये 4,500 अभी 1 महीने के अंदर ही ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। और इस बार जो ट्रेनिंग प्लान हुई है और बीएसएफ और सीआरपीएफ एकेडमीज़ में हुई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में, असम में है, आपके तमिलनाडु में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये हम लोग अपने ट्रूप्स को, जो ये नए रिक्रूट्स हैं, इनको हम वहाँ भेज रहे हैं, ट्रेन होके आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये 4,500 ये हो जाएंगे। और अभी जो कुछ समय एक महीने के अंदर जो दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें करीब 40,000 लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें 10,000 प्लस के करीब पीएसी के जवानों का है। तो मैं समझता हूँ ये 4,500 और अगले साल तक अगर 10,000 वो मिल जाएंगे तो 14,500 होने से एटलीस्ट हमारी 273 में 73 कंपनियाँ ऐसी हैं जो डी ऑपरेशनलाइज हैं, वो वाइंड अप हैं। तो उनको हम लोग रेज कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी जो ड्यूटी का प्रेशर रहता है वो थोड़ा रिलीव हो। और स्पेशली जो जवान शिकायत करते हैं कि साहब छुट्टी नहीं मिल पाती, क्योंकि फोर्स कम है, कमिटमेंट ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। अच्छा, अभी कितनी की ज़रूरत है? ये 74 कंपनीज हो जाएंगी, तो हमारा पूरा कंप्लीट जो आज की डेट में जो ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हमने एसडीआरएफ की अभी ये 3 कंपनियां अर्थक्वेक, फ्लड रिलीफ और मेजर एक्सीडेंट्स के लिए रेज हो चुकी हैं। ये फ़ेज़ 2 में हमारा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल के लिए एक्सपर्ट एक कंपनियाँ, 3 कंपनियाँ और रेज होनी हैं। प्लस हमने प्रपोजल भेजा हुआ 3 महिला कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के एजेंडा में 3 महिला कंपनीज़ रेज़ करने का है। तो एक महिला कंपनी तो हम लोग रेज़, यहाँ लैंड हमारी मिल गई है आलमबाग में, मेन जो कानपुर हाईवे है इसके किनारे ही है। वो करीब 25 एकड़ के करीब ज़मीन है, वो लैंड मिल गई है, वहाँ के लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ गवर्नमेंट को। और एक हम डिमांड कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, उस पर कहीं लैंड हमें दे दी जाए करीब 80 एकड़ के करीब, जिससे कि एक महिला बटालियन पूर्वांचल में और एक महिला बटालियन आगरा एक्सप्रेसवे या फिर वेस्टर्न साइड में कहीं ठीक ठाक लोकेशन पर। क्योंकि हमें, अगर आप मथुरा देखें, फैज़ाबाद देखें, वाराणसी देखें, तमाम सारी कांवड़ मेला देखें, इसमें बहुत सारी महिलाओं का क्राउड होता है। अभी कुंभ होगा, देखिए कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, कुंभ में महिलाओं का क्राउड रहता है। तो हमें हमेशा यूपी पुलिस के ऊपर महिलाओं का, खासकर महिलाओं के डिप्लॉयमेंट के लिए हमेशा प्रेशर होता है। अच्छा, महिलाओं एक्चुअली जो हैं वो एक एक करके पुलिस स्टेशन में तो हैं, लेकिन अगर कहाँ जहाँ क्राउड मैनेजमेंट वाली बात होती है, वहाँ हमारा मिसिंग कॉम्पोनेंट है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों महिला बटालियन वक्त के साथ गवर्नमेंट सैंक्शन करती है और रेज हो जाएंगी, तो उसमें भी जो है हम समझते हैं कि महिलाओं को खासकर केयर करने में और क्वालिटी सर्विस देने में हम आगे रहें। बिल्कुल, तो हमारे साथ बने हुए हैं एडीजी आर के विश्वकर्मा जी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत एक बार फिर आपका। हमारे साथ आज हैं पीएससी एडीजी आर के विश्वकर्मा जी। सर, जिस तरह आपने बताया कि महिलाओं की अलग विंग की बात की जा रही है और 3 महिला विंग अगर हो जाती हैं तो जो महिलाओं को की भागीदारी है वो भी पीएससी में बढ़ जाएगी और सुरक्षा में भी काफ़ी आप लोगों का सही होगा। लेकिन अगर बात की जाए इस समय और कितना गठन हो रहा है, एसडीआरएफ की बात की जाए तो एसडीआरएफ की क्या वजह पड़े? एनडीआरएफ काम कर रही थी। देखिए, एनडीआरएफ नेशनल फोर्स है और हमारे पास अपनी प्रदेश की अपनी फ़ोर्स होनी चाहिए जो कि
जैसे हमारे फ्लड है, अगर आप देखें तो हमारे करीब 27 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के 75 में जो फ्लड अफेक्टेड हो जाते हैं। और लास्ट जब से हम लोगों ने नौकरी की शुरुआत की है, मुझे लगता है 2-4 साल ही ऐसे रहे होंगे जो फ्लड नहीं आया होगा। अदरवाइज़ नेपाल बॉर्डर पर स्पेशली घाघरा का जो वाटरशेड है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि फ्लड्स आते हैं। तो हमारी अपनी फोर्स रहेगी तो उसको हम प्रोफेशनल तरीके से कर सकेंगे। तो 3 हमारी कंपनी जो है रेज हो गई हैं, और तीनों कंपनियों को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स अर्थक्वेक एंगल से, अर्थक्वेक में अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होता है, उसमें बिल्डिंग जितने कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए जितने इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारा का सारा, जैसे कोई इंजर्ड है, डेड बॉडी है, मलबे के नीचे दबा हुआ, उसको सर्च करने के लिए इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारा का सारा खरीद के दे दिया हम लोगों ने। फ्लड से रिलेटेड जो रबर बोट्स हैं उनको दे दिया है। और साथ में कोलैप्स, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, जैसे मान लीजिए ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें तमाम सारी जो ग्रिल है, गेट है, लोहे की काटना है, सीधा काट के अलग कर देते हैं। तो इनके पास सारी मशीनें आ गई हैं जो कि मेजर एक्सीडेंट में जो जहाँ इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ अभी 3 कंपनियों में, एक को हम वेस्टर्न यूपी में स्टेशन कर देते हैं, एक को सेंट्रल यूपी में या लखनऊ में, और एक को ईस्टर्न यूपी में स्टेशन करेंगे, जिससे कि जहाँ भी आम नागरिकों को कोई मेजर एक्सीडेंट होता है और कहीं आवश्यकता होती है, और मैं समझता हूँ कोई न कोई बात जो है 2-4 महीने में ज़रूर हो जाती है, जहाँ पर हम लोगों का सौभाग्य रहता है कि जाके घायलों को निकालना और लोगों की मदद करना। तो इसमें हम लोग अपनी जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होगी एसडीआरएफ से। सर, अब आपसे इससे हटके मैं एक सवाल पूछता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से अपने पद संभाला है, पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, इस पर उनकी नज़रें इनायत ज़्यादा रही हैं। चाहे देखा होगा सशक्तिकरण कर रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तमाम कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए। पीएससी के लिए भी काफ़ी अहम रहा कि मुख्यमंत्री जी आए, आपके दिवस पे आए, हर जगह वो आके प्रोत्साहन करते हैं। उनके सहयोग से कितना मनोबल बढ़ा है? नहीं, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम हमारा पीएससी दिवस था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और लास्ट टाइम ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारी पीएससी की कंपनियां डी ऑपरेशनलाइज हैं, 74 कंपनियां, वो मैन पावर हमें मिल जाए जिससे हम लोग ऑपरेशनलाइज कर सके। तो ये 4500 जवान्स मिल गए हैं, और उसी समय उनका निर्देश था कि जो अगली रिक्रूटमेंट हो करीब 40,000, उसमें 10,000 से ज़्यादा पीएससी के कर्मचारी हों। तो इस बार जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी 10,000 प्लस के करीब कर्मचारी पीएससी के होंगे, और बाकी सभी सिविल पुलिस के हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से जो पीएससी की मैन पावर की क्रंच रहती है वो डेफिनेटली कम होगी आने वाले दिनों में। जब ये रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करने के बाद में हमें 4500 जवान मिल जाएंगे, और 10,000 के करीब मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने की उसकी बाद ट्रेनिंग होती है। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक नेक्स्ट ईयर ये 10,000 और हमारे जो पीएससी के जवान से मिल जाएंगे, तो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। सर, अगर बात की जाए तो पीएससी की जो क्षमता बढ़ोतरी की बात की जा रही है, क्षमता हो और उनके काम में बढ़ोतरी हो, या प्रशिक्षण और परिचालन की तैयारी हो, कितनी पुलिस से अलग होती है? आम पुलिसिंग की अगर बात की जाए, जो आम पुलिसिंग में देखिए, जैसे हमने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अभी फ्लड की ट्रेनिंग बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है, वीवीआईपी सिक्योरिटी की अलग है, तीनों श्राइन्स पर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। हमारे जो कमांडोज़ हैं एसटीएफ एटीएस में, उनके पास बहुत ही डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। वो इक्विपमेंट्स के साथ में एटीएस और एसटीएफ चीफ्स के साथ लगे रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बहुत ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग दें, जिस काम के लिए हैं उस काम से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स हैं उनकी महारत हासिल होनी चाहिए, उस तरह के वेपन्स चलाना आना चाहिए, उसकी फायरिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक जो एंटी राइड पुलिस है जहाँ पर हम लोग लाठी चार्ज करना तमाम सारा सिखाते हैं, उसके बारे में अलग ट्रेनिंग होती है। तो डिफरेंट डायमेंशंस है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, केवल एक ही तरह का काम इनका नहीं है। और सेम आदमी हो सकता है आज की डेट में 5 साल के लिए एटीएस में काम करता हो, फिर उसके बाद में महिलाओं की कहीं ड्यूटी करता हो, क्राउड मैनेजमेंट करता हो, फिर वो कुंभ मेला ड्यूटी करेगा। तो जरा जो वाइड वेराइटी ऑफ जॉब है, अनलाइक एक पुलिस स्टेशन का जॉब इतना वाइड वेराइटी का नहीं होता, लेकिन पीएससी में थोड़ा जॉब ये वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल है, तो इसलिए हमारा ट्रेनिंग पर मैक्सिमम फोकस रहता है। सर, आपने जिस तरीके बताया राइट है, तमाम चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल में तमाम ऐसे प्रकरण हुए कि ये सवाल उठने लगे कि पीएससी पीछे कदम हटा लेती है। क्या वजह रही है? क्या जो हमें जानकारी मिली उसमें कई बार होता है कि लिखित आदेश नहीं मिल पाता, और कई बार कानून व्यवस्था के समय जब आप कहीं ड्यूटी कर रहे होते हैं, अचानक से मॉब आ रहा होता है, वायलेंट मॉब, और उस समय लिखित आदेश पाना भी आसान नहीं होता कि टाइप कराने जाए और कोई लेके आए, जो व्यवहारिक दिक्कत है।
ऐसे में मौखिक आदेश को पे कई बार अधिकारी मुकर जाते हैं बाद में, जब बात आती है या जांच होती है कि किसने आदेश दिया, लिखित था या नहीं था। तो क्या ये वजह है कि पीएससी अब कदम पीछे उठा लेती है ऐसे समय पे जब क्रूशल, जब उनकी ज़रूरत होती है? नहीं, देखिए ऐसा है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल क्लियर हैं, किस कंडीशन में आपको एंगेज करना है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि मॉब कैसी है। कई बार होता है लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, महिलाओं की ग्रीवेंसेस हैं, स्कूल के बच्चों की ग्रीवेंसेस हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों की ग्रीवेंसेस हैं, और वो ग्रीवेंसेस कई बार जेन्युइन भी होती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इनको ये ट्रेन किए रहें कि अनावश्यक फोर्स मत यूज़ करो, तुम्हारे अपने ही लोग हैं तो उनको थोड़ा पेशेंस से डील करो। और कई बार होता है अगर आप पेशेंस से डील करें घंटे 2 घंटे में, तो लोग प्रेसमैन और फोटोग्राफर से फ़ोटोग्राफ खिंचवा के अपनी पब्लिसिटी के लिए फिर वो फिजल आउट हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा पेशेंस ये लूज़ करते हैं तो उसमें अनावश्यक पता लगा लाठी चार्ज हो गया और वो अनप्लेजेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है, देखिए एक हुआ जिसमें कि आप किसी क्रिमिनल को डील कर रहे हैं, तो आप अगर क्रिमिनल ने फायर किया, आपने शूट आउट किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप आम पब्लिक से डील कर रहे हैं और ख़ासकर अच्छी जनता से डील कर रहे हैं और उनकी ग्रीवेंसेस एक पॉलिटिकल लाइन पे ज़्यादा होती हैं और कुछ जेन्युइन भी ग्रीवेंसेस होती हैं किसी एरिया में, मान लीजिए पूरा यूपी। लेकिन मैं उन प्रकरण की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मॉब आया है, वहाँ पे पीएससी ने कदम पीछे हटाए हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता और ऐसी दृष्टांत नहीं है। जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है तो वहाँ पर सिविल पुलिस के साथ में पीएससी ने एक्शन भी लिया है और हमने यही कहा है कि बिल्कुल हमेशा जब भी हम लोग इनको ब्रीफ करते हैं कि हमेशा संयम कभी ना खोएं, कंट्रोल रहें। आपके अपने लोग हैं, प्रदेश के अपने लोग हैं, आपसे प्यार करते हैं और ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअली कोई आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है। तो आप पेशेंस ज़रूर रखिए, रैश मत होइए और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी इस तरह के दृष्टांत होंगे जहाँ की मान लीजिए कोई किसी को जलाने पुत्र आया, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप फोर्स यूज़ करिए, कोई ऐसी दिक्कत जो कानून में प्राविधान है और जो आपको पावर दिया हो, पावर तो है ही, बस ये है कि कंट्रोल्ड और बहुत ही रीजनेबल और बिना पेशेंस खोए। सर, डीजी साहब का एक बयान है मेरे पास। उन्होंने कहा था कानून व्यवस्था की स्थितियों में पीएससी के उपयोग के लिए सामरिक रणनीति भी विकसित करने की बात कही गई थी। सर, ये सामरिक रणनीति क्या थी और उसके बारे में बताएं। ये बेसिकली सिविल पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं प्लस मैजिस्ट्रेट साथ में रहते हैं और पीएससी के जवान से रहते हैं, तो सभी आपस में एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करके और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं और जहां आवश्यकता होगी उसके हिसाब से और जो भी कार्रवाई करनी है उनको वो करते हैं। तो बेसिकली जो रणनीति है वो हमेशा ही प्रिंसिपल, बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हमेशा है कि आप जैसे ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, जाते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, उनको समझाते बुझाते हैं और आप देखे होंगे 90% केसेस में चीज़ें फिजिल आउट होती हैं। कई बार केसेस होते हैं जिसमें मोटिवेटेड क्राउड आता है, जानबूझ के उन्होंने प्लान कर रखा है कि खुराफात करनी है, बसों में आग लगानी है कॉन्स्पिरेसी के तहत और कहीं दुकानों में आग लगानी है, वायलेंस करना है। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा क्लियर है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल क्लियर है कि यू शुड एंगेज, यू शुड इंश्योर कि कहीं भी कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए जिसमें कि क्राउड का टारगेट बिल्कुल डैमेज करना है चीज़ों को। तो हमारे साथ बने हुए हैं एडीजी आर.के. विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पीएससी में बदलाव हो रहा है, कितनी क्षमता बढ़ाई जा रही है और कितनी कार्यशैली में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बतौर सीनियर आईपीएस भी कई सवाल पूछूंगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत एक बार फिर आपका। हमारे साथ बने हुए हैं एडीजी आर.के. विश्वकर्मा जी। सर, आपसे भी जितनी पीएससी के बारे में जाना, तमाम चीज़ें आपने बताई और खुल के बताई, लेकिन बतौर अब आपसे आईपीएस पूछता हूं क्योंकि आपका जो कार्यकाल रहा है बड़ा रहा है। आपने कई क्षेत्र में काम किया, आप डीआईजी जोन भी रहे, आईजी एलओ भी रहे। आपसे तमाम हम लोग तब भी मिलते थे जब आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताते थे। आप तकनीकी में रहे, आपके समय शायद वो EFIR का काम शुरू हुआ था, उसके बारे में बताएं। क्या तकनीक जब आ जाती है, कानून जो अपग्रेडेशन हो रहा है, कितना फ़ायदेमंद हो रहा है? देखिए, हम लोगों की क्राइम्स 2 तरह के हैं, एक तो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं और दूसरा बॉडी क्राइम्स हैं। प्रॉपर्टी क्राइम्स में हम लोग हमेशा इंसिस्ट करते हैं SHOs को, डीजी साहब भी हमेशा कहते रहते हैं 100% रजिस्ट्रेशन करिए। गाड़ी चोरी हो गई, सामान चोरी हो गया, कहीं रॉबरी हो गई, डिक्वाइटी हो गई, 100% रजिस्ट्रेशन होने चाहिए।
उसमें भी ये भी बात सही है कि बहुत दूर दराज के कई इलाके होते हैं जहाँ पर SHOs रजिस्टर नहीं करते। कई बार खुराफात करते हैं कि अगर 2-3 इंतज़ार किए और 3-4 लोगों की अगर गाड़ी चोरी हुई कहीं तो इकट्ठा एक ही FIR लिख दिया। तो इस तरह की कई बार खुराफातें करते रहते हैं। तो हमेशा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने हमेशा हर मीटिंग में इंसिस्ट किया हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और चाहे वो पुलिस स्टेशन के माध्यम से हो, चाहे स्पेशलाइज कहीं विंग बना रखी है कुछ SSPs ने वहाँ लिखवा देते हैं, चाहे वो EFIR के माध्यम से आपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन दिया और जो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, FSL की बिल्डिंग है, वहाँ पर EFIR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी हुई है। दूसरी रहती है कैटेगरी, अगर क्राइम्स की देखें आपके बॉडी ऑफेंसेस की। बॉडी ऑफेंसेस में क्या होता है, कई बार छोटे मोटे आदमी के झगड़े होते हैं, कुछ सिविल केसेस क्रिमिनल में टर्न होते हैं। तो उन केसेस में कई बार ऐसा होता है कि अगर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बहुत छोटा मोटा कोई विवाद हो गया, हल्की फुल्की मारपीट हो गई, आप एक तो हुआ कि दोनों का FIR लिख लिया, एक हुआ कई बार आपने जाके दोनों पक्षों को समझा दिया, क्योंकि हिंदुस्तानी परिवेश है, कई छोटे छोटे प्रॉपर्टी के विवादों में लोग झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस का लेवल नहीं है, इंजरीज ऐसी कोई खास नहीं है, तो उन केसेस में कई बार हम लोग कहते हैं कि जाके अगर विवाद का हल निकलता हो, आपस में हाथ मिलवा दीजिए, समझा दीजिए, जिससे आपस में गाँव में दुश्मनी न हो। तो वहाँ पर कई बार चार्जेस लगते हैं कि साहब आपने बिल्कुल लीगली तो कार्रवाई की नहीं है, FIR लिखा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हिंदुस्तानी परिदृश्य है, परिवेश है हमारे देहातों का, उनमें अगर बहुत ही छोटे मोटे मामलों में FIR की जगह अगर आपने, मैं केवल बॉडी ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया दो पक्षों में, हाथ मिलवा दिया, वैमनस्यता ख़त्म करवा दिया, तो वो भी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। बाकी सैद्धांतिक तौर पर ये आपको 100% FIR लिखना चाहिए। हम लोग इंसिस्ट करते हैं और शायद इंसिस्ट करते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों के ऊपर ये चार्जेस लगते हैं कि FIR नहीं लिखी जा रही है। वो भी बात सही है। कुछ जगहों पर कुछ SHOs ऐसे होते हैं जो FIR लिखने में आनाकानी करते हैं। मैं समझता हूँ DG साहब हमेशा इंसिस्ट करते रहे, हर मीटिंग में उनका फोकस रहा है कि SSPs को कि हमेशा FIR रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और खासकर पॉलिसी बहुत क्लियर है, बॉडी ऑफेंसेस हैं तो आप अगर बहुत छोटा मोटा मामला, ये थोड़ी है कि अगर किसी का हाथ टूट गया तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं, मुकदमा लिख के जेल भेज दीजिए, डेफिनेटली। लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का मामला, कारगर साबित हो रही है सर, क्योंकि कई जगह बिल्कुल EFIR में ऑनलाइन लोग लिखवाते हैं। तो अगर पुलिस स्टेशन ने मान लीजिए आनाकानी किया तो एक अल्टरनेट मीडियम तो है ही आपके पास में, अल्टरनेट चैनल है जिसमें आप ऑनलाइन FIR लिखवा। ग्रामीण अंचलों में कम है सर इसको लेकर। ग्रामीण अंचलों में थोड़ा इंटरनेट का, क्योंकि मीडियम इंटरनेट ही है, और इंटरनेट में जब एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर। तो वो चीज़ें थोड़ा शहरों में डिजिटाइजेशन ज़्यादा हुआ है, जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज़्यादा हुआ है। देहातों में, दूर दराज के इलाकों में मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन है, जबकि इंटरनेट पर बहुत लंबा अगर कोई एप्लीकेशन टाइप करने के लिए कहा जाए तो मेरे ख्याल से देहात में वो सुविधा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अर्बन पॉकेट्स में ज़्यादा पॉपुलर है और देहात के पॉकेट्स में कम है। सर, अभी एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, DGP साहब ने जो फैसला लिया है कि एक कोतवाली में 4 इंस्पेक्टर रहेंगे। क्योंकि आप हर 4 संभाल चुके हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं, बतौर सीनियर IPS अफसर, आप पुलिसिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या ये कामयाब होगा? क्योंकि जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि सिर्फ टॉवल जैसी स्थिति हो जाएगी। देखिए, नंबर 1 जो ये DG साहब ने ऑर्डर किया है, वो जो हेडक्वार्टर कोतवाली जो हैं, जो जहाँ पर सर्कल हेडक्वार्टर है, 410 प्लस हैं, 410, तो उन 410 पर है टोटल। अगर देखें आपने तो 1526 पुलिस स्टेशन हैं, तो 410 पर जो, और ये अगर आप ब्रिटिश टाइम देखें 47 के पहले, तो अधिकांशतया ये 47 के पहले के पुलिस स्टेशन हैं। और जो बाकी आप अगर देखेंगे 1526 माइनस 410, तो वो सब सारी वो चौकियाँ रही हैं, रिपोर्टिंग चौकियाँ रही हैं, जिनको कि अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया गया लास्ट 50 ईयर्स में। तो इन जगहों पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें डायमेंशंस, ये वही जगह हैं जो इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं देहातों के या बड़े सिटीज़ हैं, ठीक है ना। अब उनमें आपको ट्रैफिक की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जुलूस ड्यूटियां हैं, VVIP ड्यूटियां हैं तमाम सारी, और क्राइम अपने आप में रहता है। तो अगर वहाँ पर आप प्रॉपर्ली चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे,
जैसे अभी जो ऑर्डर हुआ है, एक प्रभारी, प्रभारी के नीचे 1+3, एक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे पूरा, मालखाना वगैरह पूरा पब्लिक के सुनना और जांच पड़ताल करना, पब्लिक की मदद करना, दूसरे क्राइम को देखेंगे और तीसरे कानून व्यवस्था को देखेंगे। कानून व्यवस्था अगर मान लीजिए एक इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, वो उन्होंने जुलूस ड्यूटी कर दिया, तो एटलीस्ट थाने पर एक तो आदमी है जो कोई गरीब आदमी गाँव से आ रहा है उसकी सुनने के लिए। आज की डेट में होता क्या है, जब भी गरीब आदमी एक दूर दराज से चला रहा है, पूरा उसका 4 घंटे लगा और इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए, वो तो जुलूस ड्यूटी में है। अब पूरी ईद में आप देख लीजिए कि इंस्पेक्टर तो लगेंगे ना। तो इसलिए जो अवेलेबिलिटी होती है करंट सिस्टम में एक थाने पर किसी गरीब की सुनने के लिए, वो बहुत कम है। अगर आप फ़ोन मिलाएं अधिकांश से, या तो वो बताएंगे कि कहीं साहब रेड करने गए हैं या कहीं जुलूस ड्यूटी में लगे हुए हैं या किसी क्राइम मीटिंग में गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि लोग ईगो पे ले लें, जिसे एक वर्ड देखिए कहा उसमें जाता है? एक चीज़ डी सब ने लिखा है और हम लोगों ने पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग में इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है, करीब 10 आईपीएस ऑफिसर्स मिल के, और हम लोगों ने उसको पूरा एक एक लाइन उसकी देखी हुई है, सारा का सारा जो डी साहब ने ऑर्डर किया हुआ है। तो उसमें सीनियरिटी फिक्स किया हुआ है कि जो सीनियरिटी कैसे मानेगा? एडीजी एस्टैब्लिशमेंट की एक लिस्ट है, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर से निकलती है, इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट है। उस सीनियरिटी लिस्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो एसएचओ है, और बाकी 3 जो हैं, एक 3 विंग्स के इंचार्ज हैं, राइट। तो एक इंस्पेक्टर जो हैं, इनके नीचे 3 लोग हैं और 3 इंस्पेक्टर जो उनसे रैंक में जूनियर हैं। हम ही लोगों को देख लीजिए, एडिशनल डीजी, अगर हमसे जो सीनियर होता है एडिशनल डीजी, उनको हम लोग सैल्यूट भी करते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो अगर टीम भावना से आप करेंगे, देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, गरीब आदमी के लिए फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रिटेक्स्ट में कि मैं कानून व्यवस्था में व्यस्त हूँ, मैं ईद की ड्यूटी करवा रहा हूँ, एक गरीब आदमी का छोटा सा काम है, मान लीजिए नाली मेड़ का काम है, और वो थाने आता है, पूरा दिन भर लौट जाता है, कोई मिलता नहीं है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम ट्रैफिक, आप देखिए ट्रैफिक के लिए आपको दिक्कत हो रही है, आपने फ़ोन मिलाया कि इंस्पेक्टर साहब है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो थोड़ा अगर वर्क का डिवीज़न होगा अर्बनाइज एरिया में, तो मैं समझता हूँ कि सर्विसेज बेटर होंगी। बाकी जो आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की बात, तो मैं समझता हूँ कि चूँकि सीनियरिटी जूनियरिटी का केयर किया हुआ है, उसमें कोई भी ऐसा आदमी सीनियर उसके किसी जूनियर के नीचे पोस्ट नहीं हो रहा है, और हमारे पास इंस्पेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर, एक आदमी छुट्टी चले गए इंस्पेक्टर, तो कम से कम दूसरा तो है ना काम देखने वाला, संभालने वाला। ये मेरा अगला सवाल होने वाला था सर। स्ट्रेस की बात की जाए, हम फिट तो इंडिया फिट करके इस समय सीरीज चल रही है, और खुद प्रधानमंत्री ने सभी आईपीएस अफसरों को चैलेंज भी किया है कि हम फिट तो इंडिया फिट, और आप लोगों को भी कहा है कि आप लोग भी फिट रहें। इसके तहत एक तो ये सवाल है, और दूसरा ये सवाल है सर कि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लगातार कई घटनाएं सामने आई हैं, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कि लोग सुसाइड तक कमेंट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेस से निकलने के लिए खासतौर से आईपीएस, क्योंकि आप आईपीएस हैं और आप लोगों पे बहुत दबाव होता है, ये हम लोग देखते हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं और खासतौर से आप क्या करते हैं? देखिए बेस्ट अगर स्ट्रेस को कम करना है तो स्पोर्ट्स, अगर आधे घंटे भी आपने टाइम निकाल लिया योगा के लिए, स्विमिंग के लिए, गेम्स खेलने के लिए, हम यहाँ इनकरेज करते रहते हैं अपने ऑफिसर्स को जवान्स के साथ में वॉलीबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, जहाँ जो सुविधा है जवान्स के साथ खेलना ज़रूर चाहिए। खेलने से आदमी का माइंड डाइवर्ट होता है, आधे घंटे के अंदर फिजिकली फिट भी रहता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती और टीम स्पिरिट बनता है। गेम्स ऐसी चीज़ है जो टीम स्पिरिट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमारा परेड होता है, स्क्वाड ड्रिल होता है, तो पूरे स्क्वाड का एक ड्रिल होता है, इसलिए उनमें टीम स्पिरिट बनती है। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो पुलिस में हम लोग हमेशा कहते हैं, अगर बॉडी फिट है तो माइंड भी फिट रहेगा और फिर आप पब्लिक की सेवा भी कर पाएंगे अच्छी तरह। तो हमारा स्पोर्ट्स पर बहुत फोकस रहता है। मैं हमेशा जिम जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, जवान्स के साथ में वॉलीबॉल खेलता हूँ, रनिंग करता हूँ। करेंटली नहीं, ऐसा थोड़ा मोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये थे हमारे साथ एडीजी आर.के. विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस में भी काम हो रहा है, किस तरीके से पुलिसिंग होनी चाहिए और किस तरीके से पुलिसिंग हो रही है। तो ये थे हमारे साथ एडीजी आर.के. विश्वकर्मा। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे किसी और शख्सियत से। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।